फिजिक्स का एक बढ़िया सा टॉपिक जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इस टॉपिक से आपके पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आता है पहले उसे समझते हैं। यहाँ से आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो काफी सारी चीजें हैं जो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन आखिरकार आपको पढ़ना क्या है वो समझते हैं। जहां से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनते ही बनते हैं उसे समझते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जहां से आएगा ही आएगा, उसमें सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बाद रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर वो डिपेंड करता है, मेन क्वेश्चन तो वहीं से आता है। फिर छोटा सा क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर। इसके बाद आपका पार्ट बनता है ओम्स लॉ, ओम का नियम पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो आपके घरों में कनेक्शन है वो किस तरह का होता है। देन आपको पढ़ना होता है फ्यूज के बारे में। इसके बाद आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ने होते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे फैक्टर्स से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है भाई, तो सनी जी गुड आफ्टरनून, मानसी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून है यहाँ पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस सेगमेंट को और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, जैसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा ही आंसर है यहाँ पे, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही डेफिनेशन, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि किसी भी पदार्थ में या चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये वायर है और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो चार्ज हैं वो फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड कितने, वही क्या कहलाता है, उसका करंट कहलाता है। आपको पता है चार्ज के नाम पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट उसके हमेशा अपोजिट फ्लो करती है। अगर करंट ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, अपोजिट जा रहे होंगे, ऐसे। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं विद्युत धारा हमेशा उसके अपोजिट विपरीत दिशा में फ्लो करती है। अच्छा भाई, ये बात हम समझ गए। अब आता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन सही बनाएंगे, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जहां पर क्यू क्या है, आवेश चार्ज, I है करंट और टी टाइम है। फिर आते हैं इसके यूनिट। इसके यूनिट यानी कि मात्रक क्या होते हैं, तो इसका एक तो यूनिट फॉर्मूले से बनेगा, आवेश अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम मतलब कूलाम पर सेकेंड, या फिर इसका एक मात्रक और जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है भाई, तो करंट के दो मात्रक बन गए, एक कूलाम पर सेकेंड और एक बन गया आपका एम्पियर। फिर आता है करंट को मेजर यानी कि मापते कैसे हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए हम सिंपल सा डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अमीटर। अमीटर वो डिवाइस होती है जो विद्युत धारा किसी भी सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो हमने करंट को समझ लिया, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर है। फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। यूनिट कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर है, और इसको मेजर करने के लिए हम अमीटर डिवाइस का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर करंट कितने टाइप की होती हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट होती है दो टाइप की, एक होती है अल्टरनेटिंग करंट एसी, और दूसरी होती है डायरेक्ट करंट डीसी। दोनों में अंतर क्या है, आइए उसे समझते हैं। ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो डीसी में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, चाहे वोल्टेज देखें चाहे आप देखें करंट को। तो अगर आप टाइम के साथ वोल्टेज या करंट का ग्राफ बनाते हैं तो वो कांस्टेंट आता है,
लेकिन यहाँ पर अगर आप टाइम के साथ वोल्टेज या करंट का ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। ऐसा बनता है, ठीक है भाई। तो ये साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में चलती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट में करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और करंट की जो डायरेक्शन होती है मींस दिशा, यानी कि अगर आप डीसी करंट की बात कर रहे हैं तो करंट का परिमाण और उसकी जो दिशा है वो दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब निश्चित रहते हैं, वो बदलते नहीं है बार बार। ओके। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं, तो इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मींस परिमाण और दिशा, ये दोनों ही क्या होती हैं, ये दोनों ही नॉन फिक्स्ड होती हैं, मतलब ये लगातार बदलती रहती हैं, अनिश्चित। क्योंकि इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर आप ग्राफ को देखें तो पहले क्या हो रहा है, करंट या वोल्टेज पहले बढ़ता है, एक पीक वैल्यू तक जाता है, फिर कम होता है, फिर जीरो होता है, फिर निगेटिव में जाता है, तो फिर एक पीक वैल्यू तक जाता है और फिर यहाँ से बढ़ता है। इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर चीजें जो है लगातार बदलती रहती है। डायरेक्ट करंट आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो वो आप जितने भी सेल देखते हैं, आपके घर में जितने भी सेल हैं, जितनी भी बैटरियां हैं, उन सभी में डायरेक्ट करंट होता है। और वहीं पर पावर हाउस से जो आपके घरों में सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। ये इन दोनों में सिंपल सा अंतर होता है। जितने भी सेल और बैटरियां हैं वो सब क्या है, डायरेक्ट करंट है, और होम सप्लाई जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अब यहाँ से एक छोटू सा क्वेश्चन आता है आपके पास। कहते हैं मान लो कहीं पर अगर 220 वोल्ट का डायरेक्ट करंट आ रहा है और 220 वोल्ट का ही अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है। तो भाई बताएं आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा करंट ज्यादा खतरनाक होगा, 220 वोल्ट का एसी या फिर डीसी, तो आपको क्या लगता है? 220 वोल्ट का, हाँ, जितनी भी बैटरी आप देखते हो, इन्वर्टर की बैटरी, फोन की बैटरी, सब वही है, सारी के सारे। 220 वोल्ट का एसी, बिल्कुल। एसी ज्यादा खतरनाक होता है हमेशा डीसी से, ये बात हमेशा याद रखिएगा। डायरेक्ट करंट एसी के कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक नहीं होती, ये सिंपल सा आंसर यहाँ से बनेगा। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं, करंट में इतना ही आपको पढ़ना था, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात करते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की। क्या होता है रेजिस्टेंस मींस प्रतिरोध? तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल यानी कि पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है, जो ये बताता है कि वो कितना करंट रेजिस्ट कर सकता है, मींस कितने करंट के फ्लो का वो प्रतिरोध विरोध कर सकता है, कि हम करंट नहीं फ्लो होने देंगे। वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, करंट की क्वांटिटी का नहीं, ये याद रखिएगा। आप बस ये कह सकते हैं कि अगर किसी वायर में 5 एम्पियर की करंट मैंने दिया, तो दूसरी तरफ मुझे उससे कम मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा 5 एम्पियर का ही, लेकिन फ्लो अफेक्ट हो जाएगा, मतलब फ्लो धीमा हो जाएगा, उतनी तेजी से फ्लो, उतनी एनर्जी के साथ फ्लो नहीं आएगा। ये काम करता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट है कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जो उसमें फ्लो करने वाली करंट के फ्लो का अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात हो गई। अब आता है नेक्स्ट पार्ट कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का एक सीधा सा फॉर्मूला है, जिससे आप देख सकते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। जहां पर रो क्या है, वो है रेजिस्टिविटी,
मीन्स प्रतिरोधकता। ओके, एल क्या है? एल है वायर की लंबाई, तार की लंबाई जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं, तार की लंबाई। और ए क्या है? ए है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको तीन चीजें हैं जिस पर ये डिपेंड कर रहा है। फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बनता है, आइए उसे देखते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं। पहला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, रो, एल और ए इन तीनों पर वो डिपेंड कर रहा है। कैसे? प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती है, आगे आपको बताएंगे प्रतिरोधकता होती क्या है, अभी सिर्फ ये समझिए कि इसके अनुक्रमानुपाती। दूसरा, वायर की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, मतलब अगर आप वायर की लंबाई बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लंबाई कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो अगर इसका रेशियो बनाते हैं तो क्या बनेगा, R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। ये इसका सीधा सा रिलेशन आ गया। वहीं एरिया के साथ अगर बात करो तो उल्टा है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आप क्षेत्रफल मींस एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर आप एरिया क्षेत्रफल कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका रेशियो किस तरह से बनेगा, R1 बाई R2 इक्वल्स टू A2 बाई A1, अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, ये हमने सिंपल से तीन रिलेशन यहाँ पे बना लिए। अब आते हैं इससे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो देखते हैं। मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि एक वायर है जिसकी लंबाई पहले है 10 सेंटीमीटर, और उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस था वो था 50 ओम। अब सेकंड केस में क्या कर दिया हमने, लंबाई को बढ़ाकर कर दिया है 50 सेंटीमीटर। तो अब नया रेजिस्टेंस बताइए R डैश कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि पहले वायर की लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, तो उसका रेजिस्टेंस था 50 ओम। अब लंबाई कर दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आपने सीधा सा फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है कि रेशियो कैसे बनाते हैं लंबाई के साथ। तो आपने पढ़ा है R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। वैल्यू रख दीजिए चुपचाप बस, L1 भी दिया है, R1 भी दिया है, L2 भी दिया है, R2 आपको कैलकुलेट करना है। तो R1 कितना है 50 ओम, R2 नहीं पता, L1 कितना है 10 सेंटीमीटर, L2 कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल हो गए, 1/5 मल्टीप्लाई कराइए, R2 आ गया 250 ओम। ये बन गया आपका आंसर। क्लियर? समझ में आ गया भाई? कोई डाउट तो नहीं है? पहले बता दो, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसको आपको करने का तरीका क्या है, बस आप रेशियो याद रखें कैसा बनता है। तो रेजिस्टेंस का लंबाई के साथ जो रेशियो बनता है वो डायरेक्ट बनता है, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। समझ में आ गया भाई ये क्वेश्चन? बता दो जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है इसके सॉल्यूशन को लेकर? इसी तरह से अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट आप करके दिखाओ। एक वायर है जिसका क्षेत्रफल पहले था 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो था 4 ओम। अब उसका नया एरिया हो जाता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपको बताना है नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करिए, जरा ट्राई करिए आप, कितना आंसर आता है आपसे। हाँ भाई, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा मेथड है आपके पास कि आपको रेशियो लगा देना है। फिर से आपने एरिया के लिए रेशियो क्या पढ़ा है, R1 R2 बराबर A2/A1, क्योंकि एरिया के साथ क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, इसलिए इस तरह का रेशियो बनेगा। अच्छा भाई, अब इसको क्या आंसर करेंगे, सॉल्व कर लीजिए वैल्यू रख के। R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 हमें नहीं पता, A2 कितना दिया है 75, A1 कितना दिया है 15, तो ये कितना बनेगा 5। R2 निकालेंगे तो R2 बराबर 4/5 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा 0.8 ओम। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इन्हें आपको सिंपली देखना है और सॉल्व कर देना है, बाकी इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं भी। अब रेजिस्टेंस के बाद आपका पार्ट आता है रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो यह है क्या, अभी तक हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध क्या है। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो पूरे वायर के लिए यूज होता है, कि एक मान लो आपको तार दिया जाए और वो वायर कितना करंट रजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो होता है उसका रेजिस्टेंस। लेकिन अगर किसी वायर में पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया हम क्या कर रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि वो कितने करंट को रजिस्ट कर सकता है, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है भाई, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है। तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वायर है तो उस वायर में प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वो कितना करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है, मतलब कितनी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है, वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, जिसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। कितना होता है भाई, ओम मीटर। तो प्रति एकांक लंबाई प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये आंसर कर सकते हैं। ओके, तो ये समझने के बाद अब आता है कि प्रतिरोधकता किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो प्रतिरोधकता डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स पर। कौन कौन से? पहला है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल, जिसे हम लोग कहते हैं पदार्थ की प्रकृति पर। और दूसरा है टेम्परेचर, मींस तापमान पर। ठीक है भाई, तो ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है, या तो पदार्थ आप कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और या तो तापमान पर। रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता जो है वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुपाती होती है। पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के अनुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के भी? क्यों? क्योंकि R डिपेंड करता है रो यानी कि प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता डिपेंड करती है T यानी कि तापमान पर। तो प्रतिरोध भी तो तापमान पर निर्भर कर सकता है, कि अगर आप तापमान बढ़ा देते हो
तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। ये सिंपल सा पॉइंट है। ओके, ये हो गया बेसिक। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही हैं? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सही हैं ओनली फॉर कंडक्टर्स। मींस ये सारे के सारे रूल सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थों पर ही लगेंगे और किसी पर नहीं। ओके, तो चालक पदार्थों में ही आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है तापमान के साथ बढ़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो पहले जमाने के टीवी देखिए। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले टीवी आते थे जिसमें पीछे सीआरटी ट्यूब लगा रहता था, तो आपके घर वाले मना करते थे कि भैया टीवी ज्यादा देर तक मत देखो नहीं तो खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि टीवी में पहले लगे होते थे मेटल्स यानी कि चालक पदार्थ, धातुएं, और वो धातुएं क्या होती हैं? चालक अच्छी होती हैं, इसलिए तापमान बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ज्यादा देर तक टीवी चलाने से क्या होता है? धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है, और ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ेगा। तो एक लिमिट के बाद वो क्या होता है? इतना प्रतिरोध बढ़ जाता है कि वो करंट का फ्लो करना ही बंद कर देता है। इसीलिए आपको क्या हो जाता है? टीवी खराब हो जाता है, वो बंद हो जाता है। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर आप उसको चला लेते हो। तो ठंडा होने पर क्यों चला लेते हो? ठंडा होने का मतलब है कि अब तापमान कम हो गया है, जिससे प्रतिरोध भी कम हो गया और आपका करंट जो है वो आराम से फ्लो कर सकता है। इसीलिए पहले जमाने के टीवी में ज्यादा देर तक टीवी अलाउ नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब हम यूज करते हैं कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थों की जगह पर सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। और अर्धचालक जो है वो ये रूल फॉलो नहीं करते। उनका तो सीधा सा फंडा है, जितना तापमान बढ़ा दोगे उतना ज्यादा ही वो अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे, यानी कि उतनी ही ज्यादा ये करंट फ्लो कराएंगे। इसीलिए अब टीवी चाहे जितनी देर चलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर भाई? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद आता है कंडक्टेंस यानी कि चालकता। चालकता जो है वो रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होती है, उल्टा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या कहता है कि आप किसी भी पदार्थ में कितनी करंट रोक सकते हैं, कितने करंट का फ्लो अपोज कर सकते हैं, वो उसका रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस क्या कहता है? नहीं, कोई भी चालक पदार्थ कितनी ज्यादा करंट फ्लो करा सकता है, वो कंडक्टेंस। ठीक है, तो वो क्या है? कंडक्टेंस है। इसका मात्रक भी ओम का उल्टा होता है, मोह। ओम का उल्टा कर दीजिए, बनेगा मोह, तो इसका मात्रक भी उल्टा ही होता है। तो बस सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि चालकता प्रतिरोधकता का विपरीत है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, और इन दोनों के मात्रक भी उल्टे हो जाते हैं, ओम का उल्टा मोह हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहां से क्वेश्चन बढ़िया सा बनता है आपके पेपर में। कहते हैं सर मान लीजिए हमारे पास किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाने का मन है, तो अब उस सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाने का तरीका क्या है? तो हमने कहा कि भैया आप दो तरह से किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, एक तो पैरेलल कनेक्शन और एक सीरीज कनेक्शन। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जोड़िए, या तो पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जोड़िए। तो हमसे कहा कि अब करके दिखा दीजिए सर, तो आइए करके देखते हैं। तो रोशनी जी गुड आफ्टरनून। तो करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने पहले लगा दी एक बैटरी। क्लियर? यहाँ पे लगा दी एक की। उसके बाद अब इसमें हमें लगाने कुछ रेजिस्टेंसेस। तो मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज पहचानने का तरीका क्या है कि सब एक ही वायर में जुड़े होंगे, वायर कहीं पर भी ब्रेक या टूटा हुआ नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास इतने सारे रेजिस्टेंस थे और मैंने उनको सीरीज में ऐसे जोड़ दिए। ठीक, जब मैं सीरीज में इसमें जोड़ता हूं और बैटरी को ऑन करता हूं तो आई करंट इसमें फ्लो होती है, आई करंट यहां से होकर जाती है। आपको हमने बताया रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट के फ्लो को रोकना, ना कि करंट की वैल्यू को चेंज करना। तो ये हुआ। मान लीजिए रेजिस्टेंस ये लगा था R1, ये था R2,
ये था R3, ये था R। यहां पर अब आपसे पूछेंगे सर टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितना, कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो जब कभी भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, तो टोटल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे सबको उठाकर जोड़ दीजिए बस, और आपको कुछ खास काम नहीं करना। सारे रेजिस्टेंस उठाइए, जोड़ दीजिए, टोटल आ गया। क्लियर। अच्छा, इसमें जो टोटल आता है वो हमेशा ग्रेटर देन आता है इंडिविजुअल वन से। मतलब कि आपके जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, इन सब से बड़ी वैल्यू आएगी R की। वो तो आएगी ही क्योंकि सबको जोड़ने पर ये आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है। और दूसरा, जब आप सीरीज कनेक्शन करते हो तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है। तो सीरीज कनेक्शन में भैया याद रखिए, करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। वोल्टेज नहीं रहता, करंट कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो विद्युत धारा है वो नियत रहती है। क्लियर। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। इसी तरह दूसरा आता है आपके पास पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हो, मान लीजिए आपके पास ये बैटरी है और आपने इसमें जोड़ दिए की और रेजिस्टेंस लगा दिए कुछ इस तरह। तो पैरेलल को पहचानने का तरीका क्या है कि वायर ब्रेक हो जाएंगे। वायर क्या हो जाएंगे भाई, ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर वायर जो है वो ब्रेक है। ओके भाई, तो आई करंट यहाँ से फ्लो कर रही है। तो ये रेजिस्टेंस लग गए R1, R2, R3। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट तीनों में I1, I2, I3 के फॉर्म में फ्लो करे, मतलब करंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती। तो करंट बट गई है, R1, R2, R3 जुड़ चुके हैं, वो भी पैरेलल समांतर हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर जब नेट निकाला जाता है टोटल, तो वो कैसे निकाला जाता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, और अगर कई सारे जुड़े तो सब इस तरह से। यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है वो हमेशा छोटा आता है इंडिविजुअल से। ठीक है, तो इंडिविजुअल ये जो लगे हुए हैं उन सब से छोटी वैल्यू आएगी किसकी, टोटल वाले की, हमेशा और हमेशा। क्लियर, ये पॉइंट याद रखेंगे। और दूसरा, यहां पर क्या कांस्टेंट रहता है, यहां पर आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मींस नियत रहता है, वोल्टेज नहीं बदलता। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया, हमने यहाँ पर समझ लिया कि कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है भाई। अच्छा, तो हमने सीरीज और पैरेलल दोनों ही कनेक्शन यहाँ पर सीख लिए। अब यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए इस मेथड का सिंपल सा यूज करना है। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंसेस कुछ जुड़े हुए हैं। ओके, कैसे, R1 ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया है मान लीजिए 4 ओम, ये 6 ओम और ये 5 ओम। आपसे कहा जाएगा इसका टोटल निकाल के बताइए रेजिस्टेंस कितना। तो जब कभी भी यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने की बारी आएगी तो आप सीरीज कनेक्शन देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि ये सब एक ही वायर में जुड़े। तो बस सबको उठाइए और सिंपली ऐड कर दीजिए, और सबको सिंपली ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 5 ओम है ये आपका 5 ओम है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 17 ओम बन जाएगा टोटल।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो इन सभी से बड़ा आ रहा है, सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन वहीं पर सेकंड की बात करें, मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से कनेक्शन दिया जाता है और कनेक्शन ऐसे होता है, ये 3 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ए बी के बीच में जोड़ दिए और फिर इसको सर्किट में जोड़ दिया। यहाँ पर वैल्यू मैंने दे दी 3 ओम, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 8 ओम। मैंने कहा अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो टोटल निकालने का तरीका क्या है, 1/r इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये आ गया। अब इसको आपको सिर्फ मैथ लगानी है, फिजिक्स नहीं है यहाँ, कहीं मैथ लगाइए। 8, 4 और 3 एलसीएम कितना आया, 24। 3 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 17/24। ये किसकी वैल्यू है, 1/r की। यहां से r निकालेंगे भाई तो उल्टा कर देंगे, 24/17। तो आप 24/17 को सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 1 पॉइंट लगभग 4 जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल आया है वो इन सभी से छोटा आया है। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर सीखना था और कुछ खास आपको नहीं सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक सीरीज कनेक्शन हो गया, एक पैरेलल कनेक्शन हो गया, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं आगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम क्या होता है भाई। तो हमने अभी तक सीख लिया इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती, फिर हमने रेजिस्टेंस प्रतिरोध को समझा, और रेजिस्टेंस के बाद हमने उसको जाना कि किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। इसके बाद रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्ट होते हैं किसी सर्किट में, एक सीरीज और एक पैरेलल। अब जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि अगर सभी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं, मतलब कोई भी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है सर्किट में, ना उसका प्रेशर ना उसका टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उस सर्किट में फ्लो करने वाले जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वोल्टेज के, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर के पार्ट में जितनी भी करंट फ्लो हो रही है वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब, जब सारी फिजिकल कंडीशंस क्या हो, कांस्टेंट है, नियत रहे, वो ना बदले। हमें पता है ये तो है ओम का नियम। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है आर। यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आर, V इक्वल्स टू आई आर। ये फॉर्मूला बनता है ओम के नियम का, जहां पर R क्या है, R एक कांस्टेंट के रूप में आया है, यानी कि नियतांक के रूप में आया है, जो कि आपका रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध होता है। तो ओम का नियम सिंपल सा हम ये समझ गए। अब ओम के नियम में कभी कभी पूछा जाता है ग्राफ कैसा बनता है। तो भाई ओम के नियम का अगर ग्राफ देखें तो वोल्टेज और करंट के बीच अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, लाइक दिस। कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में कर्व बनेगा और इसको हम लोग कहेंगे V इक्वल्स टू आई आर, जो कि बेस के साथ थीटा एंगल पे बन जाएगा इस तरह से। तो ये है ओम के नियम का सिंपल सा ग्राफ। अब यहां से एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, ये जो R है ओम के नियम में जो कि कांस्टेंट के रूप में आया है, वो डिपेंड किस पर करता है, R इज डिपेंड्स ऑन, वो किन चीजों पर निर्भर करता है। तो भाई यहां पर आपके ऑप्शन क्या बनेंगे, V वोल्टेज पर, I करंट पर, बोथ दोनों ही पर, या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपसे ये छोटू सा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि भाई R यानी कि प्रतिरोध इनमें से किस पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताएं भाई।
यहाँ पर आर यानी कि जो रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। वो वी वोल्टेज पर, आई करंट पर, या फिर दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो आपने फॉर्मूला पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, तो कभी भी ये मत सोचना कि V इक्वल्स टू आई आर में वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है। सही आंसर है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R सिर्फ एक कांस्टेंट नियतांक के रूप में आया है, जो यहाँ पे कोई यूज नहीं है इसका। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, R जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ना, इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है, रो L अपॉन A। मतलब प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। दूसरा, वायर की लंबाई L पर निर्भर करता है। और तीसरा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये जो तीन फैक्टर्स हमने आपको पीछे बताए हैं, इन्हीं पर वो डिपेंड करता है। और लास्ट में आपको हमने बताया था कि वो तापमान पर भी निर्भर करता है। तो बस इन चार चीजों पर ही वो डिपेंड करेगा और किसी पर नहीं। ना ही वोल्टेज पे, ना ही करंट पे, कि किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं होती है रेजिस्टेंस की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगला पार्ट है इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि विद्युत सेल क्या होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, तो मात्र 2 लाइन का आंसर है। इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस होती हैं जो केमिकल एनर्जी को, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। ओके, ये काम होता है सिंपल सा सेल का, रासायनिक ऊर्जा बनाएंगी और विद्युत ऊर्जा में उसको बदल देंगी। सेल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी सेल जिसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी सेल जिसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल वो होते हैं जो यूज एंड थ्रो के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। मतलब प्रयोग करिए जब तक उसके पास ऊर्जा है, और जैसे ही एनर्जी खत्म तो बस उसको फेंक दीजिए। तो ये है प्राइमरी सेल। इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे आपके यहाँ घड़ी में देखिए रिमोट में सेल पड़ते हैं, घड़ी में सेल पड़ते हैं, तो ये सब क्या है, प्राइमरी सेल के ही पार्ट होते हैं। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल पूछे जाए तो आपके आंसर बनेंगे वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल, मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी यानी कि पारा से बनने वाला सेल। तो ये सारे के सारे प्राइमरी सेल हैं जो एक बार एनर्जी खत्म तो फिर पूरी खत्म, फिर ये बेकार है। लेकिन सेकेंडरी ऐसे नहीं होते। सेकेंडरी सेल अगर एक बार एनर्जी खत्म हो गई तो आप चार्ज कर लीजिए, फिर चार्ज कर लीजिए, अगेन एंड अगेन चार्ज कर करके आप इसको काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। वो होते हैं आपके सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में आपके एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार से बनने वाले सेल होते हैं। फिर एक छोटू क्वेश्चन आता है, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। तो सिंपल से समझिए, अगर किसी सर्किट पे एक सेल लगा है तो मतलब उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, उसे सेल कहेंगे। लेकिन जब कई सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, बैटरी बन जाती है। तो कई सारे सेल आपस में जोड़ दीजिए, अब वो बन गई बैटरी। तो सेल और बैटरी में बस यही छोटा सा अंतर होता है। सेल का मतलब सिंगल यूनिट, बैटरी का मतलब एक से ज्यादा यूनिट सेल की जोड़ दीजिए। अच्छा भाई, ये हो गया सिंपल सा सेल का कॉन्सेप्ट। सेल के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं उससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आपके घर में सप्लाई कितनी आती है। तो भाई आपके घर में जो सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट का वोल्टेज और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट। ठीक है, ये आपके कहीं भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में इतने सारे हैं,
किसी में भी पढ़ लीजिए, सब में यही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये तो हो गया वोल्टेज और करंट आपके घर जो आ रही। आप अपने घर में किस तरह का कनेक्शन कराते हैं, सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन? तो आप अपने घर में हमेशा कराते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन मतलब समांतर क्रम में आप अपने घर में संयोजन कराते हैं। ठीक है, सीरीज में नहीं कराते। क्यों? क्योंकि सीरीज का मतलब है कि एक से सब जुड़े, एक बंद तो सारे अपने आप बंद हो जाएंगे, इसलिए सीरीज कनेक्शन आप नहीं कराते। आप कराते हैं पैरेलल कनेक्शन, कि मतलब कोई एक बंद हो जाएगा तो उससे दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सीरीज कनेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपके यहाँ जो दिवाली में आप लाइटिंग करते हैं उसमें, उसमें क्या होता है, झालर आपने लगाई, अब स्टार्टिंग वाला बल्ब मान लो खराब हो गया, तो पूरे आगे के बल्ब जलना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। ओके, फिर आते हैं थर्ड। थर्ड पॉइंट आता है कि ये हो गया पहला कनेक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपके घर में पहला कनेक्शन कराने के बाद जो वायर होते हैं वो कितने टाइप के यूज होते हैं? आपके घर में वायर होते हैं 3 टाइप के। एक होते हैं लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, तीसरा होता है आपका अर्थ वायर। ठीक है भाई, 3 टाइप के आपके सिंपल से क्या होते हैं, वायर होते हैं। लाइव वायर की अगर बात करें तो ये वो वायर होता है जो आपके घर में एनर्जी लेकर आता है, कहां से? पावर हाउस से। तो आपके घर में चार्ज या फिर एनर्जी लेकर आता है। ठीक है भाई, ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूट्रल क्या करता है, जब वो एनर्जी आप यूज कर लेते हो तो डिस्चार्ज को वापस लेकर जाता है, डिस्चार्ज को वापस लेकर जाता है। अर्थ वायर का काम क्या है? लीकेज करंट को कंट्रोल करना। मान लो आपके यहाँ कहीं भी करंट लीक कर गया गलती से, तो अर्थ वायर उसको लेकर अर्थिंग में भेज देता है, जिससे आपको करंट ना लग पाए। तो अब इंडिया में इनके स्टैंडर्ड कलर डिफाइन है। कितना? लाइव वायर के लिए कलर डिफाइन किया गया है रेड कलर, मींस लाल रंग। न्यूट्रल वायर के लिए कलर डिफाइन किया गया है ब्लैक, मतलब काला रंग। और अर्थ वायर का काम है लीकेज को ले जाना, तो ये कैसा होगा? ग्रीन कलर का, मीन्स हरे रंग का। ठीक है, ये 3 कलर आपके सिंपल से यहाँ पे क्या किए जाते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में डिफाइन किए जाते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने न्यूज में काफी सुना होगा, कहीं पर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, काफी दिक्कतें। तो ये होता क्या शॉर्ट सर्किट? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब कभी भी लाइव वायर गलती से न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है। तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है, जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है सर्किट का छोटा हो जाना। सर्किट क्या हो गया? छोटा हो गया, उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसे समझने के लिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे पावर हाउस है, जहाँ पे बिजली बन रही है। ठीक है, पावर हाउस से 2 वायर निकले, और वो दोनों वायर क्या हो गए, एक पिलर से हमने क्या किया, ऐसे जो खंबे होते हैं ना लाइट वाले, उससे लगाकर आपके घर तक सप्लाई कर दी, सपोर्ट लगाकर आपके घर तक सप्लाई कर दी। अब आपके घर के पास भी एक पोल लगा हुआ है, उससे आपने कनेक्शन ले लिया, और फिर वो कनेक्शन कहाँ आ गया, आपके घर में आ गया। वो कनेक्शन आपके घर में आ गया। ठीक है, तो ये आपके घर में कनेक्शन क्या हो गया भैया, बन गया। क्लियर? ओके, तो ये आपका सिंपल सा कनेक्शन हो गया, जहां पे आपने वायर ऐसे लगा दिए। अब क्या हुआ, इसमें से एक वायर है वो है लाइव वायर,
वो क्या है, लाइव वायर है, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, दूसरा न्यूट्रल है। ओके, तो लाइव वायर क्या करता है, आपको बताया हमने, वो चार्ज यानी कि एनर्जी लेकर आपके घर आता है। तो ये क्या करता है, एनर्जी यानी कि चार्ज को लेकर आपके घर आया, और आपने उस एनर्जी का यूज किया। कैसे, आपने अपने घर में लगे हुए फैन, टीवी, ये सारी चीजें क्या करी भाई, चला ली, उससे सिंपल सा कनेक्ट करके सब कुछ चला लिया बढ़िया से। अब क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया, तो ये वापस डिस्चार्ज को लेकर चला जाता है, तो डिस्चार्ज को लेकर ये न्यूट्रल वायर वापस चला जाता है। तो ये कहलाता है कंप्लीट सर्किट। ठीक है, पावर हाउस फिर इसको एनर्जी देता है, फिर ये एनर्जी लेकर घर आता है, फिर ऐसे इस तरह से साइकिल चलती रहती है, जो कहलाता है आपका कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कंप्लीट सर्किट। अब होता क्या शॉर्ट सर्किट में, कि लाइव वायर गलती से टूट जाए और वो न्यूट्रल के ऊपर ही गिर जाए। मान लो यहां से लाइव वायर टूट गया और गलती से न्यूट्रल पे गिर गया, तो न्यूट्रल को क्या मिलने लगेगा, चार्ज। न्यूट्रल को क्या मिलने लगेगा भाई, चार्ज मिलने लगेगा, और वो न्यूट्रल उस चार्ज को संभाल पाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी तो आदत है डिस्चार्ज लेने की। अब वो चार्ज उसको मिलने लगा, तो वो उससे संभलता नहीं है, इस वजह से उसमें शॉक होता है और वहां पर आग लग जाती है। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, सर्किट का शॉर्ट हो जाना। बस ये है सिंपल सा शॉर्ट सर्किट की कहानी। जैसे कि आप देखते हो ना, जिन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि वो डराने के लिए क्या करते हैं, दो तार लेते हैं, उनको आपस में टच कराते हैं, तो उससे चिंगारी निकलती है। बस वही शॉर्ट सर्किट है, अगर वो ज्यादा देर तक कर दोगे तो वो आग लग जाएगी वहां पर। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट सर्किट के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है फ्यूज। फ्यूज क्या होते हैं उन्हें समझते हैं भाई। फ्यूज क्या है, किससे बनते हैं, क्या इसका यूज है, वो सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला फ्यूज है क्या, फ्यूज होते हैं एलॉयस, यानी कि ये होती हैं मिश्र धातुएं। किसके मिश्र धातुएं होते हैं, ये होते हैं लेड और टिन की मिश्र धातुएं, लेड और टिन के मिश्र धातुएं होती हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है जब कभी भी एक्सेस करंट या फिर वोल्टेज आता है, एक्सेस करंट या फिर वोल्टेज आता है, यानी कि ज्यादा करंट या वोल्टेज कभी भी आ जाए एक लिमिट से ज्यादा, तो ये क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, सर्किट को क्या कर देते हैं भाई, ब्रेक कर देते हैं। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहां से सिंपल सी बात ये आती है कि आखिरकार वो करते ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे बने हैं 220 वोल्ट पे काम करने के लिए और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम करने के लिए। ठीक है, तो उस पे काम करने के लिए ये सिंपल सा बने होते हैं। अब क्या है कि जब कभी भी वोल्टेज या करंट इस लिमिट से ज्यादा आता है, तो अगर वो करंट या वोल्टेज पहुंच गया आपके अप्लायंसेस में, तो वो उनको खराब कर देगा। इसलिए सर्किट के रास्ते में हम लगा देते हैं फ्यूज, जो कि एलॉय है लेड और टिन का। अगर करंट या वोल्टेज बहुत ज्यादा आता है, तो ये फ्यूज तुरंत गल के टूट जाता है, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वो ज्यादा करंट या वोल्टेज आपके अप्लायंसेस तक नहीं पहुंचता और वो खराब होने से बच जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर काम करता है। क्लियर भाई, अच्छा ये एक्सेस ऑफ करंट है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे भाई, एक्सेस करंट है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है, ये काम कैसे कर रहा है उसको देखते हैं। मेल्ट हो जाता है तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है जो हमें खास ध्यान रखनी होती है, इसका
हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसको यूज करने से पहले हम दो चीजें जरूर देख लेते हैं। इसके पास हाई रेजिस्टेंस मींस उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, और दूसरा इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए मतलब निम्न गलनांक होना चाहिए। आसानी से गल जाए, ये नहीं कि पता चला करंट आ रही है गल नहीं रहा है तो फिर टूटेगा कैसे। इसीलिए यहाँ पर दो बातों का खास ध्यान रखा जाता है जब कभी भी हम फ्यूज की बात करते हैं। तो फ्यूज में हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट निम्न गलनांक होना चाहिए, तब हम उसको हम अपने सर्किट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब फ्यूज की जगह क्या यूज हो रहा है? एमसीबी। अब फ्यूज वगैरह का काम खत्म हो गया है, एमसीबी यूज करने लगे हम लोग कि ज्यादा करंट आता है तो गिर जाती है दुकान। इसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है भाई, क्या होते हैं ये? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा, तो आप उसे किस में बदल दीजिए? आप उसमें बदल दीजिए हीट एनर्जी में उसको। हीट एनर्जी मीन्स ऊष्मीय ऊर्जा में। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। इसके एग्जांपल देखें तो जैसे आपके पास है टंगस्टन। टंगस्टन का जो पदार्थ होता है वो क्या करता है? वो बल्ब में यूज किया जाता है। तो बल्ब में क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उसको या तो वो लाइट में बदल देता है और लाइट के साथ साथ ऊष्मा हीट में भी बदल देता है। टंगस्टन का वायर इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि टंगस्टन में उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से टंगस्टन में जो करंट जाती है वो उसको ऊष्मा में बदल देता है और साथ ही साथ प्रकाश में भी, तभी बल्ब आपको जलता हुआ दिखता है। सेम उसी तरह से दूसरा आता है नाइक्रोम। अगर आप नाइक्रोम के वायर की बात करें तो नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें भी उच्च प्रतिरोध होता है। वो भी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। कहाँ यूज होता है? आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसमें यूज होता है। अब सर्दियां आ गई, कई घरों में हीटर यूज होता है, तो हीटर क्या करता है? उसमें नाइक्रोम के तार लगे हैं, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है करंट को, तभी वो कमरे को गर्म कर देता है। इसी तरह से काम करता है। आपके यहाँ जो ब्लोवर आते हैं या फिर हीटर आते हैं या फिर आप हेयर ड्रायर जो आते हैं, वो सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। आपके घर का इलेक्ट्रिक प्रेस जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो जब कभी भी हम ऊष्मीय प्रभाव बनाना चाहते हैं तो हमें दो बातों का खास ध्यान रखना होता है। क्या? पदार्थ का हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो पदार्थ आप ले रहे हैं उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। मतलब दोनों चीजें उच्च होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध और साथ में ही उच्च गलनांक। ये नहीं कि जल्दी गल जाए तो बेकार हो जाए, उच्च गलनांक होना चाहिए। जैसे टंगस्टन वगैरह का 3500 डिग्री सेल्सियस है तो इतनी जल्दी गलते नहीं है। ये यहाँ से पॉइंट क्लियर होता है। ओके, तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं, जितनी भी चीजें हमने आज के सेगमेंट में पढ़ ली हैं उनको समझ लेते हैं। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हमने जाना कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कि पर यूनिट टाइम पे कितना आवेश किसी पदार्थ से फ्लो कर रहा है। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बना? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जहां क्यू क्या है? आवेश, और टी समय। इसका यूनिट कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर होता है।
इसको मापने के लिए हम क्या डिवाइस यूज करते हैं? अमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद दो टाइप की इलेक्ट्रिक करंट होती, एक एसी और एक डीसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है जो साइनोसॉइडल के फॉर्म में चलती है, इसमें परिमाण और दिशा लगातार बदलते रहते हैं। वहीं डीसी एक फिक्स करंट होती है, फिक्स वैल्यू चलती है, परिमाण और दिशा फिक्स रहते हैं, नहीं बदलते। कहाँ यूज होता है डीसी? सेल और बैटरी में। होम सप्लाई में आपका एसी आता है। फिर आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो ये बताता है कि वो कितनी विद्युत धारा के फ्लो का अपोज कर सकता है। फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है। रो प्रतिरोधकता, एल तार की लंबाई, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन्हीं तीन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। रेशियो बनाया तो R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 बनता है, लेकिन एरिया के साथ ये अपोजिट होता है, तो R1 अपॉन R2 A2 अपॉन A1 बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इस वजह से। फिर हमने देखा रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी किसी पे पदार्थ का वो गुण है जो उसके प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया करंट के फ्लो का अपोज कर सके। मात्रक ओम, मीटर। फिर आया किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर पर। फिर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसका मात्रक भी उल्टा हो जाता है, ओम का विपरीत मोह। फिर कॉम्बिनेशन हमने देखे रेजिस्टेंस के, तो दो टाइप के होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कनेक्शन जब कभी भी हम करते हैं तो एक ही वायर में सारे रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। टोटल निकालने के लिए सबको सिंपली ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसमें जो टोटल आता है वो हमेशा बाकी जो रेजिस्टेंस जुड़े हैं उन सब की वैल्यू से बड़ा आता है। और सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा नियत रहती है, फिक्स रहती है। वहीं दूसरा कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन, जहां पर रेजिस्टेंस एक दूसरे के समांतर होते हैं, वायर ब्रेक होता है, और इसमें टोटल निकालने के लिए 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके जोड़ा जाता है। इसमें जो टोटल है वो इंडिविजुअल से छोटा होता है और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए। फिर जाना ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि अगर सभी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हैं तो सर्किट में फ्लो करने वाला वोल्टेज उसके करंट के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समानुपात में है। ठीक है, कांस्टेंट लगेगा जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, तो R रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आता है। ओम के नियम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है और R ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना ही करंट पर, वो सिर्फ और सिर्फ वायर की लंबाई, उसके क्षेत्रफल, उसकी प्रतिरोधकता और उसके तापमान पर निर्भर करता है, और किसी चीज पर नहीं। फिर हमने बात करी सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वो सेल हैं। दो टाइप के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो एक बार यूज करिए बेकार हो गए, चार्ज नहीं किए जा सकते, वोल्टेज, डैनियल, लेक्लान से उदाहरण है। सेकेंडरी जो होते हैं वो बार बार चार्ज किए जा सकते हैं, अम्ल और क्षार से जनरली बनाए जाते हैं, और जब कई सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो बैटरी बनती है। फिर आपके घर में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की होती है। आपके घर में कनेक्शन पैरेलल होता है, 3 वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव का कलर है रेड, न्यूट्रल का है ब्लैक, और अर्थ वायर को हम लोग देते हैं ग्रीन कलर। इसके बाद शॉर्ट सर्किट को समझा कि जहां कहीं भी लाइव वायर गलती से न्यूट्रल से जाकर जुड़ जाता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, इसमें आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। फ्यूज एलॉय होते हैं लेड और टिन के, ज्यादा करंट या वोल्टेज आने पर ये अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं और सर्किट टूटने से टूट जाता है, जिससे आपके अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज बनाने से पहले दो बातों को खास ध्यान रखते हैं, उच्च प्रतिरोध हो और निम्न गलनांक हो, आसानी से गल सके। फिर हमने बात करी फ्यूज के बाद हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट में जाना कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदले। एग्जाम्पल है टंगस्टन और नाइक्रोम फेमस। इसमें भी हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट का खास ध्यान रखा जाता है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, और आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।